हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम RSB JEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पार्ट 1 और पार्ट 2 को कंप्लीट कर चुके हैं और पार्ट 3 में लेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन को अगेन, और इलेक्ट्रिकल मशीन के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको पहले कंप्लीट करेंगे। देखो, अभी हम 2011 और 2013 का क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो इसमें एक अजीब सी बात यह है कि इसमें क्वेश्चंस का लेवल जो है बहुत हाई रखा गया है। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो गेट लेवल के हैं, हालांकि कहीं के बीच में जो एग्जामिनर था उसको याद आ गया कि अरे ये तो JEE का पेपर है या IN का पेपर है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा सा लो लेवल दे दिया। लेकिन कई क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो बहुत हाई लेवल के हैं, तो हाँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम सारे क्वेश्चंस को बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 3 क्वेश्चन लिखिएगा। फर्स्ट पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, द वोल्टेज ऑफ ए 3-phase 230 kV line has to be stepped up to 345 kV to supply a load of 200 MVA, 3 single phase transformer, 3 single phase transformer। पहले क्वेश्चन लिख दीजिएगा, फिर उसको डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। आर कनेक्टेड एज ऑटो ट्रांसफार्मर calculate the basic power rating of each transformer। Options are given as A 7.7 MVA, B 11.05 MVA, (66.3 MVA) and D is 22.1 MVA। सो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया है, ध्यान से सुनिए ज़रा प्लीज़। एक 3 फेज़ का वोल्टेज लेवल गिवन है हमारे पास। इससे हमें क्या करना है, स्टेप अप करना है। ठीक है, स्टेप अप क्या करना है, 230 kV की लाइन है, उसको स्टेप अप करके आपको कितना करना है, 345 kV। किसकी मदद से, एक 3 फेज़ ट्रांसफार्मर की मदद से, 3 फेज़ ऑटो ट्रांसफार्मर की मदद से। 3 फेज़ ऑटो ट्रांसफार्मर कैसे बनाते हैं, देखिए ज़रा प्लीज़। 3 फेज़ ऑटो ट्रांसफार्मर इस तरह से स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग होती है। ठीक है, ये स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग है। इसमें ऑटो ट्रांसफार्मर में इधर आपको लाइन टू लाइन या जो सप्लाई दी गई है, लाइन टू लाइन कितना सप्लाई दिया गया, 230 kV का सप्लाई दिया है। ठीक है, और आउटसाइड हमें स्टेप अप करके कितना चाहिए, 345 kV। ठीक है, 345 kV। देखिएगा, यहाँ से एक कनेक्शन इधर ले लेते हैं, एक कनेक्शन मिड पॉइंट पे इधर से ले लेंगे और एक कनेक्शन इधर से ले लेंगे। तो 3 इनपुट होंगे और 3 फेज़ का ही हमारे पास क्या होगा, ऑटो ट्रांसफार्मर में आउटपुट हो जाएगा। तो इस तरह से 3 फेज़ का ऑटो ट्रांसफार्मर बनाया जाता है। तो यहाँ पर हमें कितना चाहिए, 345 kV चाहिए। ठीक है, अब ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर बना है किससे बना हुआ है, ये 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को मिला के बनाया गया है। ठीक है, 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को, और हमें क्या करना है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, हर एक ट्रांसफार्मर की क्या चाहिए, पावर रेटिंग चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, एक तो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है और एक होता है ऑटो ट्रांसफार्मर।
टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में और ऑटो ट्रांसफार्मर में डिफरेंस क्या है? टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है ना वो डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, फिजिकली सेपरेट होते हैं और उनके बीच में मैग्नेटिक कोर होती है। लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, एक ही वाइंडिंग होती है अगर सिंगल फेज का देखा जाए, उसी को प्राइमरी और सेकेंडरी की तरह हम सर्किट, प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट की तरह ट्रीट किया जाता है। अब देखो जरा प्लीज़, यहाँ पर हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर जो पूछा गया है, वैसे कैलकुलेशन करोगे कई लोगों के आंसर गलत आने के चांसेस है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कैलकुलेट द पावर रेटिंग ऑफ ईच ट्रांसफार्मर, मतलब 3 ट्रांसफार्मर में है, तीनों में से हर एक की ट्रांसफार्मर की, तो अगर 3 फेज सप्लाई है तो टोटल सारी ट्रांसफार्मर की पावर रेटिंग एक साथ कैलकुलेट करेंगे। लेकिन यहाँ पूछा है हर एक ट्रांसफार्मर की, मतलब एक फेज के ट्रांसफार्मर की, तो इसका मतलब जितनी भी लाइन वैल्यू है उनको हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, फेज वैल्यू में। ठीक है, तो हमारे पास ऑटो ट्रांसफार्मर है, मान लीजिए ऑटो ट्रांसफार्मर में इनपुट पर फेज कितना हो जाएगा, V1 पर फेज 230/√3 ये आ जाएगा। ठीक है, और आउटपुट कितना हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा कितना चाह रहे हैं हम, 345/√3। लाइन वोल्टेज बाई √3 होता है फेज वोल्टेज, तो ये हमारे पास तो क्या हो गए, प्राइमरी साइड वोल्टेज और ये सेकेंडरी साइड वोल्टेज। ठीक है, अब देखो ऑटो ट्रांसफार्मर का एक फार्मूला होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या फार्मूला होता है, देखिए ज़रा, इसको रिमूव कर देते हैं इतने पोर्शन को। ऑटो ट्रांसफार्मर में एक फार्मूला होता है S ऑटो इक्वल टू STW/1 - K ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये होता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पर पावर रेटिंग किसकी पता करनी है, यहाँ पर हमारे पास 200 MVA का लोड सप्लाई करना है। लोड कितने का सप्लाई करना है, 200 MVA का। ठीक है, तो इसका मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर की रेटिंग कितनी होनी चाहिए, 200 MVA। तो ऑटो ट्रांसफार्मर की रेटिंग गिवन है, लेकिन ये ऑटो ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है ना 3 फेज़ के रेस्पेक्ट में गिवन है, तो पर फेज़ में कितना रेटिंग होगा, 200/3 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 66.67 MVA। क्योंकि हमें जो कैलकुलेशन करनी है हर एक ट्रांसफार्मर के रेस्पेक्ट में करनी है, ईच ट्रांसफार्मर के रेस्पेक्ट में, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सारी लाइन वैल्यूज़ को किस में चेंज कर दिया, पर फेज वैल्यू में चेंज कर दिया। तो ये हो गया हमारे पास 66.67 टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का हमें वैल्यू पता करना, उसके लिए के ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर चाहिए होगा। के क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर का जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है वो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से अलग होता है। टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है सेकेंडरी वोल्टेज अपॉन प्राइमरी वोल्टेज होता है, हमेशा V2/V1 होता है, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो रेशियो होता है लो वोल्टेज अपॉन हाई वोल्टेज होता है। जरूरी नहीं कि V2/V1, V1/V2 भी हो सकता है। जो लो वोल्टेज है वो उसमें किसका डिवाइड करोगे, हाई वोल्टेज का। तो लो वोल्टेज इसमें कौन सा है, 230/√3 अपॉन हाई वोल्टेज 345/√3, ये आ जाएगा हमारे पास। इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, ये आ रहा है 0.6667। ठीक है, इतना आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रख दोगे 0.6667, यहाँ से STW टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, हर एक ट्रांसफार्मर की रेटिंग आ जाएगी 66.67 इंटू 1 माइनस 0.6667। ठीक है, इसका आंसर कितना आ रहा है हमारे पास, इसका आ रहा है 22.2 MVA, लगभग इतना आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास लगभग आंसर कौन सा, डी वाला करेक्ट हो जाएगा, 22.1 MVA अप्रोक्सीमेटली आंसर वही आएगा। लेकिन इसमें गलती क्या करते थे स्टूडेंट गलती ये कर सकते हैं कि वैल्यू को पर फेज में चेंज नहीं करेंगे, सारी वैल्यू को फॉर्मूले में रख देंगे। यहाँ पे लोड की रेटिंग कितनी दी हुई है, 200 MVA, डायरेक्ट 200 MVA रख देंगे। यहाँ पर आपके पास रेशियो तो यही आ जाएगा, भले फेज वैल्यू रखो कि लाइन वैल्यू रखो, रेशियो तो यही आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो अगर आप 200 MVA यहाँ रखते वैल्यू, तो आपके पास आंसर कितना आता, 66.3 MVA वो आता, और वो सी ऑप्शन होता, और सी ऑप्शन टिक कर देते वो गलत हो जाता। वो तो वैसा पूरा 3 फेज की आपके पास टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती। यहाँ तो पूछा है हर एक ट्रांसफार्मर का, ईच ट्रांसफार्मर का पूछा है, इसका मतलब फेज वैल्यू आपको पता करनी है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसको लिखिए ज़रा प्लीज़, फिर आगे देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सारे बड़े बड़े क्वेश्चन पहले कर लेते हैं,
ठीक है, और उनके कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन तो आराम से हो जाएंगे बाद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। राइट डाउन द क्वेश्चन प्लीज। A DC series motor takes 40 ampere at 220 volt and runs at 800 RPM if armature resistance and R series are 0.20 ohm and 0.10 ohm respectively. Iron and friction windage losses are 0.50 kilowatt What is the torque developed in motor and output power? ये क्वेश्चन लिख दीजिए प्लीज। ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? 98.4 न्यूटन मीटर एंड 8.8 किलोवाट, बी 99.3 न्यूटन मीटर एंड 7.82 किलोवाट, सी 102.2 न्यूटन मीटर एंड 7.82 किलोवाट, डी 96.1 न्यूटन मीटर एंड 7.82 किलोवाट, ई 99.3 न्यूटन मीटर एंड 8.8 किलोवाट। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन को आप स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले बहुत बेसिक जितना भी रिक्वायरमेंट है हमको वो सारा हम डिस्कस करेंगे। बेसिक हो जाएगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिएगा ज़रा प्लीज़। इसमें देखिए, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक डीसी सीरीज मोटर है, तो सबसे पहले डीसी सीरीज मोटर का डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, एक डीसी सीरीज मोटर है, यहाँ पे आर सीरीज होता है, सीरीज वाइंडिंग रेजिस्टेंस, यहाँ आर ए, यहाँ पर हमारे पास इसका बैक ईएमएफ ईबी। ठीक है, ईबी, और यहाँ से हमारे पास कौन सी करंट फ्लो होती है? यहाँ से हमारे पास आई एल, आई सीरीज, और वही हमारे पास क्या होती है? आई होती है। और यहाँ से क्या अप्लाई करते हो आप? वोल्टेज प्लस माइनस। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन में
पावर फ्लो डायग्राम के कंसेप्ट यूज़ होंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पावर फ्लो डायग्राम क्या है, क्वेश्चन पे बाद में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझिए कि किसी भी मोटर में इनपुट पावर क्या होती है, इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर होती है। इनपुट पावर सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर होती है V/IL। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आयरन लॉसेस होते हैं। कौन से लॉसेस? आयरन लॉसेस। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास होते हैं कॉपर लॉसेस। कॉपर लॉसेस का मतलब ये है कि जितनी भी कॉपर की वाइंडिंग है, चाहे सीरीज फील्ड वाइंडिंग हो, शंट फील्ड वाइंडिंग हो या आर्मेचर वाइंडिंग हो, जितनी भी कॉपर वाइंडिंग है उनमें होने वाले लॉसेस को हम क्या बोलते हैं, कॉपर लॉसेस। आयरन के पार्ट में होने वाले लॉसेस को आयरन लॉसेस और कॉपर के पार्ट में होने वाले लॉसेस को कॉपर लॉसेस बोलेंगे। ऐसा नहीं कि कॉपर लॉसेस का मतलब कॉपर लॉसेस चोरी हो गया या फिर आयरन लॉसेस का मतलब आयरन चोरी हो गया, नहीं। आयरन के पार्ट में होने वाले लॉसेस को आयरन लॉसेस बोलेंगे और कॉपर के पार्ट में होने वाले लॉसेस को कॉपर लॉसेस बोलेंगे। तो कुल मिला के बात ये है, यहाँ पर इसके बाद क्या होगा, कॉपर लॉसेस होगा। कॉपर लॉसेस आपके पास IA² RA, I² R सीरीज, ये लॉसेस होंगे। उसके बाद लॉसेस होने के बाद हमें क्या मिलेगा, आउटपुट पावर मिलेगा। अब एक कोई भी मोटर है, मोटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इनपुट होता है और आउटपुट पावर कैसा मिलता है, मैकेनिकल आउटपुट पावर। तो ये जो मिला ये ग्रॉस मैकेनिकल पावर आउटपुट है, जिसको हम PM बोलते हैं। तो यहाँ से जो ग्रॉस मैकेनिकल पावर है वो कितना मिलेगा ये पता करना हमें। तो इधर से IA करंट आ रही है और वोल्टेज क्या है, E बैक EMF। तो EB/IA ये हमारे पास क्या होगा, ग्रॉस मैकेनिकल पावर आउटपुट होगा। उसके बाद मैकेनिकल पावर आती है तो मोटर क्या करती है, घूमना स्टार्ट करती है। जब कोई भी मोटर घूमेगी, मान लीजिए आपका कोई फ़ैन घूम रहा है, तो फ़ैन का क्या करेगा, विंड उसका ऑपोज करेगा। उस फैन में भी अंदर भी क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। तो फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस होगा। इसका मतलब ये है कि हम किसी भी मोटर को घुमा रहे हैं, उसकी कुछ पावर तो फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस को सप्लाई करने में जा रही है। भाई उसका कोई तो विरोध कर रहा है ना। तो जो मैकेनिकल पावर आई, मान लो 10 किलोवाट आई, उसमें मान लो 0.5 किलोवाट किधर चलेगी, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस में चली गई। तो इसके बाद कौन से लॉसेस होंगे, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस। ये कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 0.5 किलोवाट। कितना दिया हुआ है, 0.5 किलोवाट। देखो ये आयरन एंड फ्रिक्शन विंडेज लॉसेस दिया हुआ है। आयरन लॉसेस बहुत ही कम होते हैं, इनको नेगलेक्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस कितना दिया हुआ है हमारे पास, 0.5 किलोवाट, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है आउटपुट पावर क्वेश्चन में। तो आउटपुट पावर एक तो ग्रॉस पावर है, एक हमारे पास क्या होती है, नेट आउटपुट पावर होती है। नेट आउटपुट पावर क्या होती है, शाफ्ट पावर। वो क्या होगी, PM में से फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस माइनस कर दोगे तो बचेगा आपके पास जो भी। अब कुल मिला के हमें क्या पता करना, आउटपुट पावर। क्वेश्चन सुनिए जरा प्लीज। एक DC सीरीज मोटर दी हुई है, उसका जो भी पैरामीटर है, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको उसकी क्या निकालनी है, आउटपुट पावर। आउटपुट पावर कौन सी, नेट आउटपुट पावर निकालनी है। नेट आउटपुट पावर निकालने के लिए फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस गिवन है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, PM निकालना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं। PM में से फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस माइनस कर दोगे तो P शाफ्ट आ जाएगा। अब PM निकालने के लिए आपको फॉर्मूला दे दिया, बैक EMF इंटू आर्मेचर करंट करना है। ये आप खुद वीडियो पोस्ट करके खुद करिए, एक बार ट्राई करिए, और आता है तो क्वेश्चन आंसर को मैच करिएगा। देखो हिंट आपको दे दिया, आउटपुट पावर पता करना है। टॉर्क निकालना बहुत ईजी है, ठीक है। टॉर्क निकालना बहुत ईजी है, वो तो हम निकाल देंगे। आउटपुट पावर आप निकालिए और आंसर मैच करिए, ठीक है। तो आंसर मैच करोगे, इसको हम हटा देते हैं। आप वीडियो पोस्ट करके खुद ट्राई करो ज़रूर प्लीज़, है ना, क्योंकि प्रैक्टिस करोगी तो ही रिजल्ट बेहतर मिलेगा, अदरवाइज़ तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए मुझे मैकेनिकल पावर पता करनी है, तो मुझे दो चीज़ें चाहिए, एक तो बैक EMF और एक आर्मेचर करंट। देखो आप देखिएगा कैसे कैलकुलेट करते हैं। PM = EB/IA। बैक EMF क्या होगा, V-IA/R। R क्या होगा, RA + R सीरीज, टोटल रेजिस्टेंस। वोल्टेज इनपुट आ रहा है, उसमें से ये ड्रॉप हो गया, RA और R सीरीज में से पीछे क्या बच जाएगा, बैक EMF। तो वोल्टेज में से IA/R ये घटाओगे ड्रॉप, तो आपके पास बैक EMF बचेगा × IA। अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। वोल्टेज दिया हुआ है कितना, 240 वोल्ट, ठीक है भाई साहब। कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट, सॉरी, माइनस IA कितना दिया हुआ है, 40 एम्पियर। R कितना दिया हुआ है, टोटल RA + R सीरीज कितना हो जाएगा, ये RA है ये R सीरीज है, दोनों का टोटल 0.2 + 0.1 कितना हो जाएगा, 0.3 × IA 40। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, PM आ जाएगा। PM आपके पास आ रहा है, ये कितना आ रहा है,
ये 8.320 किलोवाट आ रहा है, 8.320 किलोवाट। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस कितना दिया हुआ है, 0.50 किलोवाट। तो नेट आउटपुट पावर क्या हो जाएगी, शाफ्ट पावर इक्वल टू मैकेनिकल पावर माइनस फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस कितना हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा आंसर 8.320 माइनस 0.5, ये आंसर आ रहा है हमारे पास 7.82 किलोवाट। ये आप चेक करिए, कोई एक ऑप्शन इसमें से मैच करेगा। देखो हो सकता है ऑप्शन में आपके पास 8.320 भी दे रखा हो, है ना, नहीं दे रखा है तो अच्छी बात है, क्योंकि 8.32 निकाल के ही खुश हो जाओगे, अरे वाह 8.8 के लगभग बराबर आ रहा है, तो वो ही लिख देंगे। जबकि सही आंसर क्या होगा, 0.5 घटाना पड़ेगा फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस। अब पता करना है हमें टॉर्क। टॉर्क कैसे पता करते हैं वो देखते हैं, देखिए ज़रा प्लीज़। देखो पावर इक्वल टू होता है ओमेगा टी। अब टॉर्क किस पे प्रोड्यूस होता है, टॉर्क मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर देते हैं और मोटर हमारे पास क्या करती है, घूमती है। घूमती कौन सी पावर की वजह से, मैकेनिकल पावर की वजह से। तो मैकेनिकल पावर की वजह से अगर कोई चीज़ घूम रही है तो रोटेशनल फोर्स को हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं, है ना। लीनियर जो भी मोशन होता है उसको हम फोर्स बोलते हैं सिंपली, और अगर रोटेशनल मूवमेंट हो रहा है तो हम क्या बोलते हैं, उसको टॉर्क बोलते हैं। तो कोई भी चीज़ घूम रही है, किसकी वजह से घूम रही है, मैकेनिकल पावर की वजह से घूम रही है। तो कौन सी मैकेनिकल पावर लोगे आप, पीएम लोगे, ठीक है। इसकी वजह से कितना टॉर्क डेवलप हो रहा है, देखो ये इसकी वजह से जो टॉर्क होगा वो होगा ग्रॉस टॉर्क। क्या होगा, ग्रॉस टॉर्क। और इसकी वजह से जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, नेट टॉर्क। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि टॉर्क डेवलप, मोटर के अंदर टॉर्क डेवलप कितना हो रहा है, टॉर्क क्या हो रहा है, डेवलप कितना हो रहा है। ये नहीं पूछा कि नेट कितना आउटपुट टॉर्क हो रहा है। मोटर में टॉर्क जो डेवलप हो रहा है वो कौन सा होता है, ग्रॉस टॉर्क होता है। और ग्रॉस टॉर्क के लिए कौन सी पावर लोगे, टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा P बाई ओमेगा। ठीक है, ओमेगा स्पीड है रेडियन पर सेकंड में। अब पावर कौन सी लेनी है, शाफ्ट पावर लेनी है कि नेट पावर। तो टॉर्क डेवलप पूछा है तो हमेशा कौन सी लोगे, मैकेनिकल पावर। मैकेनिकल पावर हमने निकाल दी, कितना है 8.320 किलोवाट। ठीक है, किलोवाट है तो किलोवाट के लिए आप इसको 8320 रख दीजिएगा, 8320 वाट। ठीक है, ओमेगा। अब रेडियन में स्पीड कैसे निकली जाए, हमारे पास जो स्पीड गिवन है वो स्पीड गिवन है, कितना गिवन है हमारे पास, 800 आरपीएम गिवन है ना। स्पीड या आरपीएम में गिवन है। कभी भी स्पीड को अगर रेडियन पर सेकंड में चेंज करना है तो कैसे करते हो, ओमेगा बराबर होता है 2πn/60। क्या होता है, 2πn/60। यहाँ रख दोगे 2π × n कितना है, स्पीड इन आरपीएम 800 डिवाइड बाई 60। इसको सॉल्व करोगे आंसर आपके पास आ रहा है 99.31 न्यूटन मीटर, 99.31 न्यूटन मीटर। तो टॉर्क हमारे पास, टॉर्क आ रहा है 99.31 न्यूटन मीटर और आउटपुट पावर आ रहा है 7.82 किलोवाट। सो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ऑप्शन बी हमारे पास सही आंसर होगा। ठीक है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन दे दिए जयन में, पता नहीं क्या बनाना चाहते। ठीक है, गलती हो गई उनसे, इतने बड़े क्वेश्चन नहीं देने चाहिए। इसके अंदर तो 10 क्वेश्चन बन जाए, बहुत सारे कंसेप्ट है। ठीक है, तो कुल मिला के आपको कंसेप्ट समझाना है हमें। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वीडियो पॉज करके ये इतना लिख दीजिएगा, अगर आपने आंसर निकाला है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए ज़रा प्लीज़। A 3-phase transformer has delta star configuration it has equivalent resistance %, and reactance of 6%. The primary applied voltage
is 6600 volt. What must be transformation ratio so that it will deliver 4800 volt at full load and 0.8 lagging power factor. Options are 0.414, B 0.437, C 0.662, D 0.52, E। एक तो 5 ऑप्शन और दे देते हैं इसमें। 0.42 क्वेश्चन ही लेंदी है, उसके बाद ये 5 ऑप्शन और। ठीक है, देखो ज़रा प्लीज़ इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोला गया है, एक 3 फेज ट्रांसफार्मर है, कैसा, डेल्टा स्टार का। ठीक है, तो डेल्टा स्टार का अपन ट्रांसफार्मर बनाते हैं, कैसे बनाते हैं देखिएगा। 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ले लेते हैं, डेल्टा स्टार कैसे बनाते हैं वो सीखिए पहले, क्वेश्चन बाद में करेंगे, कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। ठीक है, ये अब इसमें क्या है हमारे पास, ये सेकंड प्राइमरी साइड A1 A2, स्मॉल A1 A2 ले लेते हैं, इधर B1 B2, इधर C1 C2, इधर कैपिटल में A1 A2, B1 B2 और इधर C1 C2। आपको बताते हैं स्टार और डेल्टा कैसे बनाते हैं, ऐसे समझिए। स्टार का मतलब ये नहीं कि कोई स्टार जैसा ही दिखे, स्टार का मतलब ये भी हो सकता है, जैसे देखो स्टार कनेक्शन में क्या होता है, स्टार कनेक्शन में मान लीजिए ये A1 है, ये A2 है, ये B1 है, ये B2 है, ये C1 है, ये C2 है, तो सारे सेकंड टर्मिनल जो है ना स्टार कनेक्शन में वो कॉमन पॉइंट पे जुड़े हुए होते हैं। हमें इधर क्या बनाना है, डेल्टा बनाना है प्राइमरी साइड, और इधर स्टार, तो जितने भी A2 B2 और C2 इन सबको क्या कर देते हैं, कॉमन कर देते हैं, और A1 B1 और C1 इनको बाहर ले लेते हैं, तो 3 फेज आउटपुट मिल जाएगा। इधर कौन सा कनेक्शन हो गया, स्टार कनेक्शन हो गया। तो 3 फेज ट्रांसफार्मर ऐसे ही बनाते हैं, जिसमें 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ले लेते हैं। स्टार कनेक्शन बोला तो इसका मतलब नहीं कि स्टार शेप जैसा दिखे, सही बात है। स्टार कनेक्शन का मतलब ये है कि सारे जितने भी फेज है उनका सेकेंड टर्मिनल कॉमन हो। डेल्टा का मतलब ये नहीं कि डेल्टा जैसा दिखे। डेल्टा में कैसे कनेक्शन करते हैं देखो, A1 A2, B1 B2, C1 C2, हर एक फेज के सेकेंड टर्मिनल को दूसरे वाइंडिंग के या दूसरे फेज के स्टार्टिंग टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। A2 को B1 से, B2 को C1 से और C2 को A1 से कनेक्ट करें, और फिर तीनों का एक एक टर्मिनल कॉमन बाहर ले लेंगे, A1 B1 C1, ये हो गया। तो इधर से हमारे पास क्या आ गए, 3 टर्मिनल आ गए, ये हो गया। ठीक है, ये बन गया 3 फेज ट्रांसफार्मर। अब बात करते हैं आगे, आपको समझ में आना चाहिए 3 फेज ट्रांसफार्मर बनाने का। ठीक है, क्वेश्चन जिससे कि बहुत अच्छे से समझ में आ पाएगा आपको। ठीक है, देखो अब आगे देखिएगा प्लीज़, क्या बोला गया है। इट हैज़ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्या दिया हुआ है, R पर यूनिट, R पर यूनिट कितना, 1%, दैट मीन्स 0.01। X पर यूनिट कितना, 6%, दैट मीन्स 0.06। प्राइमरी वोल्टेज कितना है, V1, लाइन वोल्टेज दिया हुआ है कितना, 6700 वोल्ट, ये प्राइमरी वोल्टेज दिया हुआ है।
ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कितना होना चाहिए, के की वैल्यू पूछी है, ये कितनी होनी चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कितना होना चाहिए, सो दैट इट विल डिलीवर 4800 वोल्ट सेकेंडरी साइड। प्राइमरी साइड लाइन वोल्टेज कितना है 6700 वोल्ट, कितना है 6600 वोल्ट। लाइन वोल्टेज क्या होता है, दो लाइन टर्मिनल के बीच का वोल्टेज। और सेकेंडरी साइड ये कितना डिलीवर करना है 4800 वोल्ट, 4800 वोल्ट 4800 वोल्ट हमें डिलीवर करना है। किस पावर फैक्टर पे, 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर पे भेजना है। सेकेंड साइड आपको कितना देना है 4800 वोल्ट। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पर बोला है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कितना होगा। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो सेकेंडरी लाइन वोल्टेज अपॉन प्राइमरी लाइन वोल्टेज भी ले सकते हैं। ठीक है, सेकेंडरी लाइन वोल्टेज अपॉन प्राइमरी लाइन वोल्टेज, या फिर एक और तरीका है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो निकालने का। अगर सेकेंडरी लाइन वोल्टेज अपन प्राइमरी लाइन वोल्टेज करोगे 4800 अपन 6700 करेंगे, आंसर मैच ही नहीं करेगा। ठीक है, कैसे नहीं मैच करेगा, उसका कारण है, उसमें बहुत डिटेल से एक्सप्लेन करने वाले कि क्या कारण है। यहाँ पर देखिए ज़रा प्लीज़, यहाँ जो है ना ये पर यूनिट वैल्यू गिवन है, ये ऐसे फालतू टाइम पास के लिए नहीं गिवन है, यहाँ पे इसका कुछ ना कुछ रीज़न है। क्या रीज़न है देखिए ज़रा प्लीज़। देखिए वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन होता है V1 माइनस V2 डैश अपॉन V2 डैश किसी भी ट्रांसफार्मर का, यही होता है। ठीक है, इक्वल टू एक्स आर पर यूनिट कॉस फाई प्लस माइनस एक्स पर यूनिट साइन फाई, ये होता है। पॉजिटिव साइन किसके लिए लेते हैं, लैगिंग पावर फैक्टर के लिए, और नेगेटिव साइन किसके लिए लेंगे, लीडिंग पावर फैक्टर के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा पावर फैक्टर है, लैगिंग पावर फैक्टर है, इसलिए हम कौन सा साइन ले लें, पॉजिटिव साइन ले लें। प्राइमरी लाइन वोल्टेज यहाँ पे कितना दिया हुआ है हमारे पास, हमें देखो कैलकुलेशन हमेशा किसके रेस्पेक्ट में करनी है। तो अभी तो आप लाइन वोल्टेज ले लो, चलो ठीक है, यहाँ पर लाइन वोल्टेज ले लोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, सेकेंडरी लाइन वोल्टेज। जैसे प्राइमरी लाइन वोल्टेज तो इसने किया कितना दिया 6700 वोल्ट, 6600 माइनस V2 डैश अपॉन V2 डैश इक्वल टू एक्स क्या होता है, लेवल ऑफ लोड, एक्स लेवल ऑफ लोड है हमारे पास, कितना लोड है, फुल लोड। एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। आर पर यूनिट कितना है 0.01, कॉस फाई कितना है 0.8 लैगिंग, कौन सा साइन लोगे लैगिंग के लिए, प्लस। एक्स पर यूनिट कितना है 0.06, साइन फाई कितना है 0.6। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास V2 डैश आएगा, V2 डैश आ रहा है आपके पास, ये आएगा 6321.84। देखो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझिए आप, अगर आपको इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझना है ना V2 डैश क्या होता है, तो वैसे देखो आपको ये थ्योरी वगैरह सब पढ़ा हुआ होना चाहिए, है ना। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको थ्योरी नहीं आ रहा है तो पहले थ्योरी रीड आउट करिए, हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं आपको इसको डिटेल से एक्सप्लेन करने की। अगर आपकी थ्योरी नहीं पढ़ा हुआ तो यू मे ज्वाइन ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप इंजीनियर्स वेव इंस्टीट्यूट की ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, उससे आपको बहुत डिटेल से बेसिक से स्टार्ट किया गया है और एडवांस लेवल तक पढ़ाया गया है, जिससे कि आप कोई सा भी क्वेश्चन है, इवन इंजीनियरिंग सर्विस के प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, मस्ट ज्वाइन दैट, और बहुत ही कम प्राइस में आप आराम से इसको कर सकते हो। ठीक है, अब देखो ज़रा प्लीज़, यहाँ पे हम आपको क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। V2 डैश क्या होता है, V2 डैश होता है V2 बाई K। तो रियलिटी में यहाँ पे आपको K मिलेगा। K क्या है आपके पास, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, K क्या हो जाएगा V2 बाई V2 डैश। तो अब आपको समझ में आएगा, देखिएगा V2 आपको कितना है, V2 आपके पास है 4800 वोल्ट, सेकेंडरी साइड वोल्टेज कितना है 4800 वोल्ट। ठीक है, 4800 वोल्ट, और V2 डैश कितना आपने निकाला 6321.84। तो इसको सॉल्व करोगे 0.76 इतना आ रहा है। अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कितना आ गया 0.76, लेकिन यहाँ पर भी आंसर नहीं निकला। आप ऑप्शन मैच करो, ऑप्शन एक भी मैच नहीं करेगा, 0.76 कोई आंसर ही नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का। देखो JN का क्वेश्चन है, लेकिन इतना लेंदी आई डोंट थिंक सो ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ज़रा प्लीज़, यहाँ पर भी नहीं मिला, तो इसका मतलब ये है कि हमने गलती तो नहीं की है, लेकिन कुछ कंसेप्ट है वो वहाँ पर पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन भी पूछे है ना,
वो भी क्वेश्चन ऐसे पूछे हैं कि जिसमें क्लियरली नहीं बोला गया कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पर फेज चाहिए कि लाइन ट्रांसफॉर्मेशन, वो थ्री फेज ट्रांसफार्मर का चाहिए। ठीक है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आया है ये अपने पास थ्री फेज का आया है। पर फेज का अगर आप निकालोगे तो अलग निकलेगा, कैसे निकलेगा वो बता दें, आपका आंसर तो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बहुत कंसेप्चुअल चीज़ें, तो आप समझिएगा इसको कैसे करेंगे। ये वाला पोर्शन हटा रहे हम, देखिए अब आप समझिएगा इस बात को कि आंसर कैसे निकालेंगे। यहाँ पर हमारे पास के कितना आ गया 0.76, ऐसा कोई आंसर है ही नहीं। ठीक है, अब देखो एक बात समझिएगा, डेल्टा जो ट्रांसफार्मर होता है ना, डेल्टा से आप किधर जा रहे हो, स्टार में। डेल्टा में लाइन वोल्टेज जो होता है किसके बराबर होता है, फेज वोल्टेज के बराबर। और स्टार में जो लाइन वोल्टेज होता है फेज वोल्टेज का कितना होता है, √3। ठीक है, अगर मैं आपको सिंगल फेज के एक फेज के ट्रांसफार्मर का रेशियो मान लो x लिख देता हूँ। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, सेकेंडरी वोल्टेज अपॉन प्राइमरी वोल्टेज। एक फेज का, जैसे एक कोई सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर है, उसका एक फेज का वोल्टेज इधर स्मॉल VA है और इधर आपके पास कैपिटल V है। ठीक है, तो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होगा, VA अपॉन x इक्वल टू कैपिटल VA अपॉन स्मॉल VA। तो इधर आपके पास स्टार में कैपिटल वाला यूज़ किया गया, तो इस पर लाइन वोल्टेज क्या होगा, VAB इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ होगा फेज वोल्टेज। इधर क्या होगा लाइन वोल्टेज, VAB इक्वल टू होगा इसके स्मॉल v, ये VA के बराबर होगा, है ना। यहाँ लाइन वोल्टेज किसके बराबर है, फेज वोल्टेज के बराबर है। तो यहाँ पे डेल्टा में ऐसा है। ठीक है, अब देखो ज़रा प्लीज़, यहाँ पे हमें क्या पता करना है, x पता करना है। x क्या है, देखो VA कैसे निकालोगे, VAB अपॉन √3 आप लिख सकते हो क्या, VAB अपॉन √3, और स्मॉल VA को क्या लिख सकते हो, VAB। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल VAB अपॉन स्मॉल VAB इंटू 1/√3, ये आ जाएगा। ठीक है, कैपिटल लाइन वोल्टेज सेकेंडरी लाइन वोल्टेज टू द प्राइमरी लाइन वोल्टेज, सेकेंडरी लाइन वोल्टेज टू द प्राइमरी लाइन वोल्टेज, ये किसका रेशियो होता है, ये हमारे पास होता है रेशियो K, है ना, K होता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, K/√3। आंसर कितना होगा 0.76 अपॉन √3, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 0.437, ऐसा कुछ आना चाहिए। ठीक है, 0.437, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो अल्टीमेटली आप समझ रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन में हमारे पास सेकंड लाइन वोल्टेज या थ्री फेज ट्रांसफार्मर के रेस्पेक्ट में अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पूछे ना, तो वो आंसर क्या होगा, VA कैपिटल VAB अपॉन स्मॉल VAB। ठीक है, सेकेंडरी लाइन वोल्टेज अपॉन प्राइमरी लाइन वोल्टेज, ये 0.76 होगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ये ढंग से मेंशन नहीं किया कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पर फेज के रेस्पेक्ट में चाहिए, लेकिन हमने जब इसको पर फेज के रेस्पेक्ट में निकाला तब जाके आंसर मैच किया 437। तो ये भी आपको एक्चुअली JN में एक्चुअली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या आना चाहिए था, सिंपली यही आना चाहिए था कि जो पर फेज ट्रांसफॉर्मेशन का जो रेशियो होता है x होता है, और अगर उसको थ्री फेज ट्रांसफार्मर में डेल्टा स्टार में चेंज करते हैं तो उसकी उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है वो देखना है। तो अगर पर फेज का रेशियो x है तो थ्री फेज में जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हो जाता है K हो जाता है, और K जो होता है वो √3 टाइम्स ऑफ x हो जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कितने से मल्टीप्लाई हो जाता है, √3 से मल्टीप्लाई हो जाता है। किस ट्रांसफार्मर में, डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर में, डेल्टा स्टार टार। ठीक है, आपको याद रखना है, ये ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पर अगर आपके पास 100 है पर फेज के रेस्पेक्ट में और उसको थ्री फेज ट्रांसफार्मर में चेंज कर दिया जाए डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर में, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कितना होगा, √3 इंटू 100, दैट मीन्स 173.2 आ जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऐसे बनना चाहिए। पता नहीं एग्जामिनर क्या समझ रहे थे। देखो आप इसको ढंग से सॉल्व करो, और आपको लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछेंगे, उस क्वेश्चन का जब आप आंसर दोगे तो ये भी बता देंगे, आपके लिए रिवार्ड पॉइंट ये रहेगा कि ये क्वेश्चन जो है कौन सी बुक से आए। ठीक है, आपको उसका PDF आपको रिवार्ड पॉइंट में आपको PDF दे देंगे। और अगर आप सारे क्वेश्चन जो और भी सीरीज़ आ रही है हमारी
क्वेश्चन सॉल्यूशन की, उन सारे क्वेश्चंस के आंसर देते हो तो ऑनलाइन कोर्स में भी आपको कुछ रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, इतना लिखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब वो क्वेश्चन लिखिएगा जिसमें आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, और आई होप आप इसका आंसर ज़रूर देंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है, लिखिएगा ज़रा प्लीज़। ए साइन वेव has a frequency of 50 Hz what would be its angular frequency? Option A 50 pi, ऑप्शन बी 360 पाई, ऑप्शन सी 100 पाई, ऑप्शन डी 180 पाई, ऑप्शन ई 57.3। सो इसका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही से देते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे हम इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है।